नमस्कार। अगर आप यूपीएससी या बीपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो गांधीवादी विचारधारा एक ऐसा टॉपिक है जिसे आप छोड़ ही नहीं सकते। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे एक ऐसे फ्रेमवर्क में जिससे आप बेहतरीन आंसर लिख सकें। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले गांधी जी की कोर आइडियोलॉजी, फिर अहिंसा की ताकत को समझेंगे, सत्याग्रह क्या था, उनके 5 व्रत कौन से थे, और आखिर में आज़ादी के लिए उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी। ये एक पूरा रोड मैप है। तो सबसे पहले बात करते हैं गांधी जी की मूल विचारधारा की, मतलब उनकी नींव क्या थी। देखिए, गांधीवादी सोच सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, ये आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। उनकी सोच पर भगवद गीता के निष्काम कर्म का बहुत गहरा असर था। साथ ही टॉल्स्टॉय की किताब ने भी उन्हें बहुत प्रभावित किया और इसी फाउंडेशन पर उन्होंने अपने सिद्धांत बनाए: सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह और सर्वोदय। अब आते हैं गांधी जी के फिलॉसफी के दिल पर, यानी अहिंसा। और एक बात साफ कर दूं, अहिंसा का मतलब सिर्फ हिंसा ना करना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट है। आप देख सकते हैं, अहिंसा गांधी जी के हर काम, हर सोच का केंद्र थी। ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं थी, ये जीने का एक तरीका था, और यही मॉरल पावर उनके हर आंदोलन की रीढ़ की हड्डी बनी। तो अगर मेंस में इसे डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? सीधी सी बात है, अहिंसा मतलब प्यार और करुणा की एक एक्टिव स्टेट है। इसका मतलब सिर्फ किसी को फिजिकली चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि अपने विचारों से, अपने शब्दों से और अपने कर्मों से किसी भी जीव को कोई नुकसान ना पहुंचाना। इसमें सबके लिए दया, सहानुभूति और सेवा का भाव भी शामिल है। ये समझना बहुत जरूरी है कि गांधी जी ने 2 तरह की अहिंसा की बात की। एक है नेगेटिव अहिंसा, जिसका सीधा सा मतलब है किसी को चोट मत पहुंचाओ। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव अहिंसा। ये प्यार, करुणा और सेवा की एक एक्टिव फोर्स है। मतलब सिर्फ बुराई से दूर रहना काफी नहीं है, अच्छाई को एक्टिवली प्रमोट भी करना है। और ये मत सोचिएगा कि गांधी जी की अहिंसा कायरता थी, बिल्कुल नहीं। उनका ये कोट देखिए, कितना पावरफुल है। वो कहते हैं कि उनकी अहिंसा एक एक्टिव फोर्स है। अगर वो किसी महिला की मर्यादा को भंग होते देखें तो उनका कर्तव्य है कि वो उसकी रक्षा करें, भले ही इसके लिए उन्हें हिंसा का सहारा क्यों ना लेना पड़े। इससे साफ है, उनके लिए अन्याय के सामने चुप रहना हिंसा से भी बुरा था। तो सवाल ये उठता है कि अहिंसा के इस पावरफुल प्रिंसिपल को एक्शन में कैसे लाया गया, राजनीति में इसका इस्तेमाल कैसे हुआ? जवाब है सत्याग्रह। सत्याग्रह ही वो तरीका था, वो मेथड था जिससे सत्य और अहिंसा को अन्याय के खिलाफ एक प्रैक्टिकल हथियार बनाया गया। सत्याग्रह का मतलब क्या है? सत्य के लिए आग्रह। ये एक बहुत ही यूनिक तरीका है। इसका मकसद अपने विरोधी को फोर्स करके हराना नहीं है, बल्कि उसे सच का एहसास कराकर उसका दिल जीतना है। ये पूरी लड़ाई मॉरल स्ट्रेंथ पर आधारित थी। और सत्याग्रह कोई रैंडम प्रोटेस्ट नहीं था, ये एक वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी थी। इसके कई स्टेजेस थे जो धीरे धीरे एस्केलेट होते थे। शुरुआत होती थी असहयोग से, फिर विदेशी चीजों का बहिष्कार, फिर अन्यायपूर्ण कानूनों को तोड़ना यानी सविनय अवज्ञा, और आखिर में अगर जरूरत पड़े तो उस जड़े को छोड़ देना यानी हिजरत। ये टाइमलाइन दिखाती है कि सत्याग्रह कैसे एक आइडिया से एक पावरफुल हथियार बना। साउथ अफ्रीका में इसका पहला प्रयोग हुआ, और फिर भारत में चंपारण से लेकर भारत छोड़ो आंदोलन तक हर आंदोलन ने इस तरीके को और भी ज्यादा मजबूत और इफेक्टिव बना दिया। अब एक और सवाल, एक सत्याग्रही को इतनी मॉरल स्ट्रेंथ मिलती कहां से थी, इतनी मजबूती कहां से आती थी? इसका जवाब मिलता है गांधी जी के 5 व्रतों में। ये वो पर्सनल डिसिप्लिन्स थे जो इस बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट की नींव को मजबूत करते थे। ये 5 व्रत हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये एक सत्याग्रही की लाइफ को गाइड करने वाला मॉरल फ्रेमवर्क था, जो उन्हें प्राइवेट और पब्लिक लाइफ दोनों में प्योर रखता था। या अस्तेय का मतलब सिर्फ फिजिकल चोरी नहीं है, बल्कि किसी के आइडियाज को चुराना भी इसमें शामिल है। और अपरिग्रह का मतलब है अपनी जरूरतें कम से कम रखना। और ये कॉन्सेप्ट सीधे सीधे गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत से जुड़ता है। मतलब अमीर लोग अपनी एक्स्ट्रा वेल्थ के मालिक नहीं, बल्कि समाज के ट्रस्टी हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि इन पर्सनल और मॉरल प्रिंसिपल्स को आज़ादी के लिए एक सक्सेसफुल नेशनल स्ट्रैटेजी में कैसे बदला गया। और इसका सबसे बड़ा सीक्रेट था जन लामबंदी, यानी आम लोगों को आंदोलन से जोड़ना। ये तस्वीर गांधी जी की सबसे बड़ी अचीवमेंट को दिखाती है। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई को कुछ पढ़े लिखे लोगों के ड्राइंग रूम से निकालकर देश के हर आम इंसान तक पहुंचा दिया। उन्होंने आम आदमी की भाषा में बात की, उनके मुद्दे उठाए, जिससे हर भारतीय को लगा कि ये मेरी अपनी लड़ाई है। गांधी जी की सक्सेस का राज था समाज के हर तबके को एक साथ लाना। अहिंसा के सिद्धांत की वजह से महिलाएं बिना डरे घर से बाहर निकलीं और आंदोलन का हिस्सा बनी। किसानों और मजदूरों को लगा कि कोई उनकी बात कर रहा है। युवाओं को वायलेंस का एक पावरफुल ऑल्टरनेटिव मिला, और पढ़े लिखे वर्ग ने इसे एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेटफॉर्म दिया। तो सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? गांधीवादी विचारधारा ने एक ऐसा नॉन वायलेंट मास मूवमेंट खड़ा किया जो मॉरल हाई ग्राउंड पर था
और ब्रिटिश जैसी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के लिए ऐसे आंदोलन को बेरहमी से कुचलना बहुत मुश्किल था। इसने उन्हें नैतिक और राजनीतिक दोनों स्तर पर कमजोर कर दिया। और आखिर में एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए, आज के डिजिटल युग में जब प्रोटेस्ट के तरीके बदल गए हैं, तब गांधी के सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांत कितने रेलेवेंट हैं? हम इन्हें आज की चुनौतियों से निपटने के लिए कैसे अडैप्ट कर सकते हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। और ये एक ऐसा सवाल है जो मेंस एग्जाम में आपकी एनालिटिकल स्किल्स को टेस्ट कर सकता है। आज हम गांधी जी के एक बहुत ही अहम पहलू को समझने जा रहे हैं, उनकी आर्थिक और सामाजिक विचारधारा। देखिए, सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा के लिहाज से ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी गहरी समझ होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आज इसकी एक एक परत को खोलते हैं। गांधी जी के पूरे दर्शन की नींव आप कह सकते हैं इसी एक शक्तिशाली विचार पर रखी है। उनके लिए इकोनॉमिक्स सिर्फ नंबर्स और प्रॉफिट का खेल नहीं था। नहीं, ये नैतिकता और मानवीय मूल्यों की बुनियाद पर खड़ी होनी चाहिए। और हाँ, यहाँ धर्म का मतलब किसी मजहब से नहीं बल्कि नैतिकता से है, और यही उनके पूरे आर्थिक चिंतन का सेंटर पॉइंट था। अब देखिए, गांधी जी के सॉल्यूशंस को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो असल में प्रॉब्लम किसे मानते थे। उनकी जो आर्थिक सोच थी वो उस समय के जो सिस्टम्स थे उनकी एक बहुत गहरी और नैतिक आलोचना से पैदा हुई थी। जी हाँ, आपने सही पढ़ा, उन्होंने कैपिटलिज्म के लिए शैतानी जैसा इतना सख्त शब्द इस्तेमाल किया था। ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल कमेंट नहीं था, बल्कि ये उनकी गहरी नैतिक आपत्ति को दिखाता था कि ये व्यवस्था इंसानियत के खिलाफ काम करती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी ये आपत्ति इतनी गहरी क्यों थी? पूंजीवाद, जो आज दुनिया की सबसे प्रमुख आर्थिक प्रणाली है, उसमें गांधी जी को ऐसी कौन सी बुनियादी खामियां नजर आईं? चलिए उनके तर्कों को समझते हैं। गांधी जी का मानना था कि पूंजीवाद इंसान के अंदर कभी न खत्म होने वाले लालच को, एंडलेस वांट्स को बढ़ावा देता है। दूसरी बात, ये नैतिकता को साइड में रखकर सिर्फ और सिर्फ मुनाफे पर जोर देता है। और शायद सबसे बड़ी बात, ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के सिद्धांत पर चलता है। मतलब जो सबसे ताकतवर है वही आगे बढ़ेगा। इसमें समाज के सबसे कमजोर और गरीब तबके की जरूरतें पूरी तरह से नजरअंदाज हो जाती। तो ठीक है, अगर पूंजीवाद प्रॉब्लम थी तो फिर सल्यूशन क्या था? गांधी जी ने सिर्फ आलोचना नहीं की बल्कि एक वैकल्पिक नैतिक अर्थव्यवस्था का पूरा खाका भी पेश किया। अब हम उसके सिद्धांतों को समझते हैं। ये एक बहुत ही मौलिक सिद्धांत है, अन्नदायी श्रम, यानी डिग्निटी ऑफ लेबर। इसका सीधा सा मतलब है कि हर किसी को, चाहे वो कोई भी काम करता हो, समाज के लिए कुछ न कुछ शारीरिक श्रम करना चाहिए। जो इंसान बिना मेहनत किए खाता है वो नैतिक रूप से सही नहीं है। ये विचार हर काम को इज्जत देता है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है, खासकर मुख्य परीक्षा के उत्तरों के लिए। देखिए, गांधी जी भी समाजवादी थे, लेकिन उनका समाजवाद मार्क्स के समाजवाद से बिल्कुल अलग था। जहां मार्क्सवाद क्लास स्ट्रगल, वर्ग संघर्ष और हिंसक क्रांति को सोल्यूशन मानता है, वहीं गांधी जी का रास्ता सहयोग और सद्भाव का था। यहीं पर उनका ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आता है, जिसमें वो कहते हैं कि अमीर अपनी जरूरत से ज्यादा संपत्ति को समाज की धरोहर समझें और बस इसके ट्रस्टी बनकर काम करें। ये वर्ग संघर्ष को वर्ग सहयोग में बदलने का एक अनूठा भारतीय समाधान था। गांधी जी को अक्सर टेक्नोलॉजी का विरोधी समझ लिया जाता है, पर असल में वो बड़े पैमाने पर मशीनीकरण के आलोचक थे। उनका मानना था कि बड़ी बड़ी मशीनें ताकत को कुछ हाथों में जमा कर देती हैं और बड़े पैमाने पर बेरोजगारी पैदा करती हैं। इसलिए उन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पर जोर दिया, जिसका आधार था ग्राम स्वराज और उससे ताकत देने वाले छोटे छोटे घरेलू उद्योग। गांधी जी के इन सभी आर्थिक और सामाजिक विचारों का जो सार है वो एक शब्द में समाया हुआ है, सर्वोदय। और ये सिर्फ एक इकोनॉमिक मॉडल नहीं बल्कि एक पूरी सामाजिक फिलॉसफी है। सर्वोदय, इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है, सबका उदय या सबका कल्याण। ये विचार उन्हें जॉन रस्किन की किताब अनटू द लास्ट से मिला था। इसका मूल मंत्र है कि समाज के हर एक व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए, सिर्फ कुछ लोगों का या बहुमत का नहीं बल्कि हर एक का। सर्वोदय और पश्चिमी फिलॉसफी यूटिलिटेरियनिज्म के बीच का यही वो बुनियादी फर्क है जो इसे खास बनाता है। उपयोगितावाद क्या कहता है? अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसमें जो अल्पसंख्यक हैं या जो कमजोर हैं उनके हितों की अनदेखी हो सकती है। लेकिन गांधी जी का सर्वोदय कहता है कि समाज की लाइन में जो आखिरी इंसान खड़ा है ना, उसका उदय भी उतना ही जरूरी है जितना पहले इंसान का। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक अंतर है। तो ये तो हुई थ्योरी की बात। सर्वोदय सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में, व्यवहार में एक सर्वोदय समाज दिखेगा कैसा? गांधी जी ने इसकी भी एक साफ तस्वीर पेश की थी। गांधी जी के आदर्श सिर्फ कल्पना नहीं थे, वो बहुत ही ठोस सिद्धांतों पर टिके हुए थे। जो सिद्धांत अब हम देखेंगे असल में वही एक आदर्श सर्वोदय समाज का आधार बनाते हैं। तो व्यवहार में ये समाज कैसा होगा जरा सोचिए।
सामाजिक स्तर पर ये क्लास डिवीजन की जगह सहयोग पर चलेगा। आर्थिक स्तर पर हर गांव आत्मनिर्भर होगा और अर्थव्यवस्था का केंद्र शहर नहीं, गांव होंगे। और नैतिक स्तर पर जमीन जैसी संपत्ति पर किसी एक इंसान का हक नहीं, बल्कि पूरे समुदाय का हक होगा। और सारे मानवीय रिश्ते अहिंसा और सहयोग पर आधारित होंगे। हमने गांधी जी के विचारों को समझ लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल आता है कि आज के इस मॉडर्न दौर में ये विचार कितने प्रासंगिक हैं, कितने रेलेवेंट हैं। आज जब पूरी दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बढ़ती आर्थिक असमानता और क्लाइमेट चेंज जैसी बड़ी-बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है, तब ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या गांधी जी के आत्मनिर्भर गांव, नैतिक अर्थव्यवस्था और अंतिम व्यक्ति के उदय का सिद्धांत आज की इन मुश्किल समस्याओं का कोई समाधान दे सकता है? ये एक ऐसा प्रश्न है जिस पर विचार करना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। आज हम महात्मा गांधी के एक बहुत ही गहरे और जरूरी विचार को समझने की कोशिश करेंगे, ग्राम स्वराज। ये टॉपिक सिर्फ भारत के ग्रामीण विकास की नींव को समझने के लिए ही नहीं, बल्कि यूपीएससी और बीपीएससी मेंस जैसी परीक्षाओं के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस पूरी अवधारणा को एक एक करके समझते हैं, ताकि इससे जुड़ा कोई भी सवाल आए तो उसका जवाब देना आसान हो जाए। तो हम बात कैसे करेंगे? सबसे पहले जानेंगे कि ग्राम स्वराज को लेकर गांधी जी की कल्पना असल में थी क्या। फिर इसके मूल आधार को टटोलेंगे। इसके बाद इसके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायमेंशंस को समझेंगे, सामाजिक सुधार की क्या शर्त थी उस पर बात करेंगे, और आखिर में सबसे जरूरी सवाल कि आज के दौर में ये विचार कितना रेलेवेंट है। तो ग्राम स्वराज का जिक्र आता कहां से? देखिए, गांधी जी ने इसकी बात सबसे पहले अपनी बहुत मशहूर किताब हिंद स्वराज, जो 1909 में आई थी, उसमें की थी। और ऐसा नहीं कि बस एक बार कहकर छोड़ दिया, नहीं, वो अपनी पूरी जिंदगी, अपने लेखों में, अपनी स्पीच में इस आइडिया को और निखारते रहे और समझाते रहे। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। गांधी जी साफ साफ कह रहे थे कि हिंदुस्तान की आज़ादी का कोई मतलब ही नहीं है, कोई मायने नहीं है, जब तक हमारे गांव की हालत नहीं सुधरती, जब तक वहां के लोग गरीबी से बाहर नहीं निकलते। और बस यही एक सोच, आप कह सकते हैं, ग्राम स्वराज के पूरे कॉन्सेप्ट की आत्मा है। और ये बात उनके मूल दस्तावेजों में भी साफ दिखती है। उनका ये मानना एकदम पक्का था कि असली भारत, असली हिंदुस्तान शहरों में नहीं, गांव में बसता है। इसीलिए देश की तरक्की का सपना तब तक पूरा हो ही नहीं सकता जब तक गांव का विकास ना हो। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये विचार आखिर बना कैसे। ठीक है, तो अब आते हैं इस कॉन्सेप्ट के फाउंडेशन पर, इसके मूल आधार पर। आखिर वो कौन सी बुनियाद थी, कौन से पिलर्स थे जिन पर गांधी जी ने ग्राम स्वराज की पूरी इमारत खड़ी करने की सोची थी। और हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हिस्सा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये ग्राम स्वराज, इसका असल मतलब है क्या? देखिए, गांधी जी की नज़र में इसका मतलब था कि हर गांव अपने आप में एक पूरा रिपब्लिक हो, एक सेल्फ सफिशिएंट रिपब्लिक। मतलब एक ऐसी यूनिट जो अपनी ज़रूरी चीज़ों के लिए, अपनी वाइटल वांट्स के लिए किसी पर डिपेंड ना हो। हाँ, लेकिन साथ ही जहां ज़रूरी हो वहां दूसरे गांव के साथ इंटरडिपेंडेंस भी हो। ये एक आदर्श था, बिल्कुल, लेकिन एक प्रैक्टिकल आदर्श। और इस विजन के 3 मेन पिलर्स थे। पहला, ग्रामों की स्वायत्तता, यानी विलेज ऑटोनॉमी, मतलब गांव अपने फैसले खुद लेगा। दूसरा, आत्मनिर्भरता, यानी सेल्फ सफिशिएंसी, गांव अपनी जरूरतें जैसे खाना कपड़ा खुद पूरी करेगा। और तीसरा, स्वावलंबन, यानी सेल्फ रिलायंस, हर इंसान, हर व्यक्ति खुद पर निर्भर होगा। यही वो 3 पिलर्स हैं जो ग्राम स्वराज की बुनियाद बनाते हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई कल्पना, ये हो गए पिलर्स, लेकिन सवाल ये है कि इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए। तो चलिए अब देखते हैं कि गांधी जी ने इसके लिए क्या पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ढांचा सुझाया था, क्योंकि जाहिर है बिना एक सॉलिड प्लान के कोई भी बड़ा आइडिया कामयाब नहीं हो सकता। इस पूरे ढांचे का जो सबसे जरूरी हिस्सा था वो था सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। गांधी जी का मानना था कि असली ताकत, असली पावर कुछ बड़े शहरों या राजधानियों में नहीं, बल्कि देश के लाखों गांव में होनी चाहिए। तो पावर को शहरों से गांव की तरफ ट्रांसफर करना, यह सबसे जरूरी कदम था, ताकि पावर असल में लोगों के हाथ में। और इस डिसेंट्रलाइजेशन को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल टूल्स भी बताए, जैसे ग्राम पंचायतें जो गांव का एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगी, कोऑपरेटिव फार्मिंग ऑन इंस्टीट्यूशंस जो इकोनॉमी को मजबूती देंगे, और हाँ, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, जिसमें खादी पर उनका जोर सबसे ज्यादा था, ताकि गांव फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बने। तो आप देख सकते हैं, ये कोई हवाई बात नहीं थी, बल्कि वेल थॉट आउट प्रैक्टिकल प्लान था। और एक बात साफ कर दूं, ये सिर्फ कागज पर लिखी बातें या आइडियाज नहीं थे। ये असल में गांधी जी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स का एक बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्सा थे। इनका मकसद था ग्राउंड लेवल पर काम करना और एक ऐसे आत्मनिर्भर भारत की नींव रखना जिसकी शुरुआत नीचे से, यानी गांव से हो।
चलिए अब ग्राम स्वराज के एक और बहुत ही अहम पहलू पर आते हैं, और वो है सोशल रिफॉर्म यानी सामाजिक सुधार। देखिए, गांधी जी के लिए स्वराज का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं था। उनके लिए ये तब तक अधूरा था जब तक समाज के अंदर से बदलाव ना आए। उनका मानना था कि सच्चा स्वराज तो तब आएगा जब गांव के लोग खुद अपनी शिक्षा, अपनी सेहत, अपनी साफ सफाई के लिए जागरूक होंगे। ये एक नॉन नेगोशिएबल कंडीशन थी, एक अनिवार्य शर्त। मतलब सिर्फ पावर ट्रांसफर कर देना काफी नहीं है, समाज का खुद जागरूक होना भी उतना ही जरूरी है। और इसीलिए एक असली ग्राम गणराज्य बनाने के लिए उन्होंने कुछ सामाजिक बुराइयों को जड़ से खत्म करने पर जोर दिया। क्या थी ये बुराइयां? जैसे कि अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी, शराबखोरी और समाज को तोड़ने वाला हर तरह का भेदभाव। इनका पूरी तरह से निषेध जरूरी था। गांधी जी के लिए बात बिल्कुल साफ थी, बिना सोशल प्योरिटी के सच्चा स्वराज इम्पॉसिबल। तो अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। गांधी जी का ये जो विचार है, जो दशकों पुराना है, क्या आज के जमाने में, आज की तारीख में ये रिलेवेंट है? चलिए इसी पर बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो गांधी जी की जो ग्राम पंचायत की कल्पना थी, वो आज हमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में जिंदा दिखती है। उनकी आत्मनिर्भरता की जो सोच थी, वो आज की कितनी ही रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स का बेस है। और स्वावलंबन का जो विचार था, वो लोकल गवर्नेंस और एम्पावरमेंट के रूप में आज भी हमारी पॉलिसीज को गाइड कर रहा है। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल प्रासंगिक हैं। तो ये बात साफ हो जाती है कि ग्राम स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है, वो फंडामेंटल भी है यानी मौलिक, और साथ ही प्रैक्टिकल भी है यानी व्यवहारिक। ये सिर्फ एक आइडियलिस्टिक सपना नहीं है, बल्कि आज भी हमारे गांव के विकास और उनकी खुशहाली के लिए एक बहुत मजबूत और रेलेवेंट फ्रेमवर्क देता है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सोचने के लिए है कि आज के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए गांधी की ये मौलिक और व्यवहारिक अवधारणा हमारे ग्रामीण भारत के विकास के लिए आखिर कितनी सार्थक है। इस पर सोचना सिर्फ एग्जाम में अच्छा लिखने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये हमें भविष्य की पॉलिसीज के लिए भी एक नई राह दिखा सकता है। महात्मा गांधी का नाम आते ही हमारे मन में सबसे पहले आजादी की लड़ाई का ख्याल आता है। लेकिन क्या हम जानते हैं कि उन्होंने भारत में जो गहरी आर्थिक खाई थी, उसके लिए भी एक बहुत ही क्रांतिकारी समाधान दिया था? तो चलिए आज उनके इसी शक्तिशाली विचार को समझते हैं। न्यासिता या ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट, एक ऐसा आइडिया जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। देखिए, उस वक्त समाज की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए दुनिया में दो बड़े रास्ते दिख रहे थे। एक था मार्क्सवाद, जो कहता था वर्ग संघर्ष होगा, मतलब अमीर और गरीब के बीच टकराव होना तय है। लेकिन गांधी जी ने एक बिल्कुल अलग, एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया, वर्ग समन्वय का। वो मानते थे कि असली समाधान लड़ाई में नहीं, बल्कि आपसी तालमेल और सहयोग में है। गांधी जी का मकसद एकदम साफ था, समाज में जो गरीबी, भूखमरी और आर्थिक असमानता फैली हुई है, उसे जड़ से उखाड़ फेंकना। और अपने इसी बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्होंने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को एक बहुत ही मजबूत हथियार के तौर पर देखा। तो सवाल यह है कि आखिर ये ट्रस्टीशिप, या जिसे न्यासधारिता कहते हैं, है क्या? चलिए इसके कोर प्रिंसिपल्स को एक एक करके समझते हैं। ट्रस्टीशिप का जो मूल विचार है ना, वो अपने आप में ही रेवोल्यूशनरी है। ये एक ऐसे सिस्टम की बात करता है जहां कोई अमीर व्यक्ति या पूंजीपति अपनी दौलत का मालिक नहीं है, बल्कि सिर्फ उसका एक केयरटेकर, एक संरक्षक या ट्रस्टी है। आसान भाषा में कहें तो वो उस दौलत का रखवाला है जो असल में पूरे समाज की है। ये आइडिया ओनरशिप की पूरी धारणा को ही बदल देता है। तो इसके सबसे जरूरी सिद्धांत क्या हैं? पहला, गांधी जी का मानना था कि पूंजीपतियों को यह मानना होगा कि वो पैसे के मालिक नहीं, सिर्फ उसके प्रोटेक्टर हैं। उन्हें यह समझना होगा कि यह पैसा समाज की भलाई के लिए है, ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि एक सोशल एसेट है। और इसीलिए इसका इस्तेमाल अपनी शान और शौकत के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। लेकिन यहां एक लॉजिकल सवाल उठता है ना, कि भाई कोई अमीर आदमी अपनी मर्जी से ऐसा क्यों करेगा? वो अपनी मेहनत से कमाई दौलत को समाज की संपत्ति क्यों मानेगा? गांधी जी का जवाब किसी कानून या जबरदस्ती में नहीं, बल्कि एक बहुत गहरी चीज में था। गांधी जी का समाधान हिंसा या जोर जबरदस्ती में नहीं, बल्कि नैतिकता में था। उनका साफ मानना था कि यह बदलाव किसी कानून या ताकत से नहीं थोपा जा सकता। ये सिर्फ और सिर्फ तभी संभव है जब अमीर व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो, जब वो खुद अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझे और उसे स्वीकार करे। तो ये हृदय परिवर्तन होगा कैसे? गांधी जी के मुताबिक ये 3 गुणों को अपने अंदर विकसित करने से होता है: त्याग, प्रेम और अहिंसा। जब कोई इंसान अपने निजी स्वार्थ का त्याग करता है, पूरे समाज के लिए प्रेम को अपनाता है और अहिंसा के रास्ते पर चलता है, बस तभी वो एक सच्चा ट्रस्टी बन सकता है। तो कुल मिला के देखें तो गांधी जी का ये जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है, ये आर्थिक असमानता का कोई हिंसक या राजनीतिक समाधान नहीं है, बल्कि ये एक नैतिक और आध्यात्मिक समाधान है जो इंसान की अंतरात्मा से जुड़ा है। ट्रस्टीशिप असल में एक नॉन वायलेंट रास्ता है।
ये लोगों को एक मौका देता है कि वो बिना किसी बाहरी दबाव के अपनी मर्जी से ये पक्का करें कि उनकी संपत्ति का इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए हो। ये वर्ग संघर्ष को वर्ग सहयोग में बदलने का एक बहुत ही अनोखा और शांतिपूर्ण तरीका है। और ये बात हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर ले आती है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। आज के भारत में जहां आर्थिक असमानता एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्या गांधी जी का ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत एक प्रैक्टिकल रास्ता दिखा सकता है? ये आज कितना व्यवहारिक और प्रासंगिक है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। गांधी जी के सामाजिक विचार खास तौर पे वर्ण व्यवस्था को लेकर अक्सर चर्चा और कभी-कभी विवाद का विषय भी रहते हैं। तो आज हम इन्हीं जटिल विचारों की गहराई में उतरेंगे। ये विश्लेषण यूपीएससी और बीपीएससी मेंस जैसी परीक्षाओं के लिए बहुत ही जरूरी है, जहां एक नुआंस्ड समझ की जरूरत होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलिए उस सवाल पर आते हैं जो सबको उलझाता है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी बराबरी और न्याय के लिए लगा दी, उसने वर्ण व्यवस्था जैसी पारंपरिक प्रणाली का समर्थन क्यों किया? ये एक विरोधाभास जैसा लगता है ना? और यही विरोधाभास हमें उनके विचारों को और गहराई से समझने पर मजबूर करता है। इस जटिल विषय को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। पहले, गांधी जी के लिए वर्ण और जाति में क्या फर्क था? दूसरा, उनकी आदर्श वर्ण व्यवस्था कैसी थी? तीसरा, उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ कैसे और क्यों इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी? चौथा, उनके धर्म और राजनीति के क्या मायने थे? और आखिर में हम एक आलोचनात्मक नजरिया भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी बात से शुरू करते हैं, वर्ण और जाति के बीच का वो फर्क जिसे समझना गांधी जी के पूरे सामाजिक दर्शन की चाबी है। तो गांधी जी के हिसाब से वर्ण क्या था? देखिए, उनके लिए ये कोई ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं थी। ये समाज को चलाने के लिए बस एक तरह का काम का बंटवारा था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे कौशल पर आधारित था। इसका मकसद था समाज में हार्मनी बनाए रखना और हर व्यक्ति को अपने अंदर आध्यात्मिक विकास का मौका देना। मतलब ये कर्तव्य पर आधारित था, किसी की सामाजिक हैसियत पर नहीं। और फिर आती है जाति। ये वो जमीनी हकीकत थी जिसके गांधी जी सख्त खिलाफ थे। उन्होंने इसे जन्म पर आधारित एक ऐसी कठोर व्यवस्था माना जो समाज में सिर्फ असमानता, भेदभाव और सबसे बुरी चीज अस्पृश्यता को जन्म देती थी। इसकी उन्होंने हमेशा खुलकर निंदा की। इस स्लाइड में देखिए, ये तुलना बहुत कुछ साफ कर देती है। गांधी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा, वर्ण श्रम का विभाजन है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबर, जो किसी भी समाज को चलाने के लिए जरूरी है। लेकिन जाति श्रमिकों का विभाजन है, मतलब डिवीजन ऑफ लेबरर्स, जो लोगों को ही ऊंच नीच के खांचों में बांट देती है। ये एक छोटा सा फर्क मेंस के उत्तर में बहुत बड़े नंबर दिला सकता है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया कि गांधी जी जाति के खिलाफ थे, पर फिर वो जिस वर्ण व्यवस्था का समर्थन कर रहे थे, उनके मन में उसकी आदर्श तस्वीर क्या थी? वो इसके जरिए कैसा समाज बनाना चाहते थे? ये जो चार्ट हम देख रहे हैं, ये गांधी जी के तर्क को बहुत अच्छे से समझाता है। वो मानते थे कि जब हर कोई अपने पूर्वजों का पेशा अपनाएगा, तो इससे सिर्फ आर्थिक सुरक्षा ही नहीं मिलेगी, बल्कि समाज में एक स्थिरता और संतुलन भी आएगा। उनके हिसाब से ये सामाजिक सद्भाव, आध्यात्मिक विकास और आर्थिक स्थिरता, ये सब आपस में जुड़े हुए थे। चलिए इन फायदों को एक एक करके देखते हैं। गांधी जी का मानना था कि इस व्यवस्था से हर किसी को रोजी रोटी की गारंटी मिलेगी, समाज में गलाकाट प्रतियोगिता कम होगी, लोगों की जरूरतें और इच्छाएं सीमित रहेंगी, जिससे उन्हें आध्यात्मिक विकास के लिए ज्यादा समय मिलेगा। और जब कोई काम पीढ़ी दर पीढ़ी होता है तो उसमें कुशलता भी ज्यादा आती है और ट्रेनिंग की जरूरत भी कम पड़ती है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सब आखिरकार समानता के खिलाफ नहीं है? इसी का जवाब गांधी जी के इस कथन में मिलता है। उनका साफ मानना था कि हम सब आत्मा के स्तर पर बिल्कुल बराबर हैं। हाँ, शरीर और काम के स्तर पर फर्क हो सकता है, लेकिन इससे हमारी जो मौलिक आध्यात्मिक बराबरी है वो कम नहीं होती। तो अब आदर्शों की दुनिया से निकलकर उस जमीनी हकीकत पर आते हैं जिसके खिलाफ गांधी ने अपनी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी लड़ाई लड़ी। ये समझना बहुत जरूरी है कि वर्ण का उनका आदर्श उन्हें अस्पृश्यता का समर्थक नहीं, बल्कि उसका कट्टर विरोधी बनाता था। गांधी जी ने इस मामले में कोई नरम शब्द इस्तेमाल नहीं किए। उन्होंने अस्पृश्यता को एक अमानवीय प्रथा कहा, एक महान पाप कहा और हिंदू समाज पर लगा एक अभिशाप कहा। उनके लिए ये एक ऐसी बुराई थी जिसका कोई भी धार्मिक या नैतिक आधार हो ही नहीं सकता। और गांधी जी सिर्फ बातों तक नहीं रुके, उन्होंने जमीन पर उतरकर काम किया। सबसे पहले उन्होंने दलितों को सम्मान देने के लिए हरिजन शब्द दिया, जिसका मतलब है ईश्वर की संतान।
फिर इस सामाजिक बुराई के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए पूरे देश में हरिजन यात्रा की और फिर उनके कल्याण के लिए हरिजन सेवक संघ भी बनाया। चलिए अब इस चर्चा को थोड़ा और बड़ा करते हैं। ये देखते हैं कि गांधी के ये सारे सामाजिक विचार उनकी राजनीतिक और धार्मिक फिलॉसफी से कैसे जुड़ते थे। गांधी जी के लिए धर्म और राजनीति दो अलग-अलग चीजें नहीं थीं, लेकिन यहाँ उनके धर्म का मतलब समझना बहुत जरूरी है। उनका मतलब किसी पूजा पाठ या पंथ से नहीं था। राजनीति में धर्म का मतलब था नैतिकता, सत्य और अहिंसा को लाना। उनका मानना था कि नैतिकता के बिना राजनीति एक मौत का फंदा है। और इसी सोच से उनके आदर्श राज्य की कल्पना निकलती है, जो सर्वधर्म समभाव पर आधारित होगी। मतलब एक ऐसा राज्य जहां सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो, एक ऐसा राज्य जो समानता, सहिष्णुता और भाईचारे पर चले और जिसका एक ही लक्ष्य हो, सर्वोदय, यानी सबका उदय, सबका कल्याण। और उनके इन विचारों की छाप हमें आज भी भारतीय संविधान के मूल सिद्धांतों में दिखती। अब एक संतुलित समझ के लिए और खासतौर पर मेंस परीक्षा के नजरिए से हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। तो गांधी के इन सामाजिक विचारों की क्या आलोचनाएं की जाती हैं? आलोचक कहते हैं कि गांधी का अलग अलग वर्गों के बीच तालमेल का सपना सुनने में अच्छा तो लगता है, पर शायद प्रैक्टिकल नहीं था। उनके मॉडल में आर्थिक व्यवस्था में किसी बड़े ढांचागत बदलाव का सुझाव नहीं था। और ये सवाल भी उठता है कि आज के आधुनिक समाज में जहां हर दिन नई नई स्किल्स की जरूरत है, वहां वंशानुगत कौशल का मॉडल कितना प्रासंगिक है। ये कुछ मुश्किल सवाल हैं जिन पर विचार करना जरूरी है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि गांधी के सामाजिक विचारों में हमेशा एक कश्मकश, एक तनाव दिखाई देता है। एक तरफ उनके आदर्श थे और दूसरी तरफ जमीन की कठोर हकीकत। वो एक आदर्श समाज की कल्पना कर रहे थे, लेकिन साथ ही साथ वो अपने समय की सामाजिक सच्चाइयों से जूझ भी रहे थे। और आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना जरूरी है, क्या गांधी के सामाजिक आदर्श, खास तौर पर सद्भाव, कर्तव्य और सबके कल्याण की उनकी सोच आज के भारत की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से निपटने में हमारी कोई मदद कर सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें उनके विचारों पर और गहराई से सोचने के लिए छोड़ जाता है। तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा था, यानी महात्मा गांधी की स्वदेशी की अवधारणा। यूपीएससी और बीपीएससी मेंस की तैयारी करने वालों के लिए ये एनालिसिस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम इसके हर पहलू को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि हम इस डिस्कशन को आगे कैसे बढ़ाएंगे। हम शुरुआत करेंगे स्वदेशी के इंट्रोडक्शन से, फिर इसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशियो एजुकेशनल डायमेंशंस को देखेंगे, और आखिर में हम बात करेंगे कि आज के दौर में इसकी क्या रेलेवेंस है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्वदेशी आखिर है क्या। अक्सर लोगों को लगता है कि इसका मतलब सिर्फ विदेशी सामानों का बॉयकॉट करना है, पर नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और व्यापक विचार था। आइए देखते हैं कि गांधी के नज़र में इसका असली मतलब क्या था। देखिए, जैसा यहाँ साफ लिखा है, स्वदेशी सिर्फ कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं थी, ये एक पूरी फिलॉसफी थी, एक दर्शन था। इसका मेन फोकस था व्यक्ति का सर्वतोन्मुखी विकास, मतलब ऑल राउंड डेवलपमेंट, और स्वावलंबन यानी सेल्फ रिलायंस, मतलब हर इंसान न सिर्फ आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और नैतिक रूप से भी आत्मनिर्भर बने। अच्छा, तो स्वदेशी का बेसिक आइडिया तो समझ आ गया। अब देखते हैं कि ये पॉलिटिकली कैसे शेप लेता है। ये सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि ये स्वराज यानी सच्चे सेल्फ रूल की विजन का आधार था। और ये स्लाइड बहुत ही कमाल की है। ये दिखाती है कि गांधी का स्वदेशी सिर्फ ब्रिटिश राज का विरोध नहीं था, बल्कि ये एक पॉजिटिव ऑल्टरनेटिव पेश कर रहा था। जहां एक शोषण करने वाली सरकार थी, उसकी जगह उन्होंने स्वदेशी पर बेस्ड स्वराज की बात की। जहां पावर सेंट्रलाइज थी, उसकी जगह उन्होंने ग्राम स्वशासन का मॉडल रखा। और जहां स्टेट का पूरा कंट्रोल था, वहां उन्होंने बराबरी और लोक कल्याण पर जोर दिया। और इस पूरे पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव की जो नींव थी, वो थी ग्राम स्वशासन की। गांधी का मानना था कि असली स्वराज दिल्ली में पावर ट्रांसफर से नहीं आएगा, वो तब आएगा जब हिंदुस्तान का हर एक गांव अपनी जरूरतों के लिए आत्मनिर्भर हो और अपने फैसले खुद ले सके। असल में यही तो पंचायती राज की असली भावना थी। चलिए अब आते हैं स्वदेशी के उस पहलू पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, इसका इकोनॉमिक डायमेंशन। यही आत्मनिर्भरता की असल नींव थी और इसने ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की आर्थिक जड़ों पर सीधी चोट की। तो इसका पूरा लॉजिक क्या था? देखिए, ये स्लाइड उसे बहुत अच्छे से ब्रेक डाउन करती है। पहला कदम, उन बड़ी बड़ी मशीनों का विरोध करना जो इंसान का शोषण करती हैं। दूसरा, उसकी जगह मानव श्रम यानी हाथ से काम करने को और कॉटेज इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना। तीसरा, विदेशी सामानों का बहिष्कार करना। और इन सब का फाइनल गोल क्या था? पूरी तरह से इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी हासिल करना।
और इस पूरी इकोनॉमिक फ्रीडम का, इस आत्मनिर्भरता का सबसे पावरफुल सिंबल क्या था? चरखा। ये सिर्फ धागा बनाने की मशीन नहीं थी, ये हर हिंदुस्तानी के लिए सम्मान का, मेहनत की गरिमा का और इंपीरियलिज्म की जंजीरों को तोड़ने का एक जबरदस्त हथियार बन गया था। पर बात सिर्फ पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स पर ही खत्म नहीं होती। स्वदेशी की जड़ें समाज, कल्चर और एजुकेशन में भी बहुत गहरी थीं। तो चलिए अब इसके चौथे डायमेंशन को भी समझ लेते हैं। और यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे समझना जरूरी है। स्वदेशी का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि हम दुनिया से कट जाएं या अपनी हर पुरानी बात को सही मान लें। इसका मतलब था अपनी परंपरा को क्रिटिकली देखना। जैसा कि आप देख सकते हैं, सत्य, प्रेम, अहिंसा जैसे अच्छे मूल्यों को अपनाने की बात थी, तो वहीं अस्पृश्यता यानी छुआछूत और लैंगिक भेदभाव जैसी बुराइयों को पूरी तरह से खारिज करने की भी। इसी तरह एजुकेशन में भी एक बहुत बड़े बदलाव की बात की गई। जो अंग्रेजी सिस्टम था, उसके ऑल्टरनेटिव के तौर पर गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का आइडिया दिया। एक ऐसी तालीम जो सिर्फ किताबी न हो, बल्कि बच्चों को हाथ का हुनर सिखाए, मानवीय मूल्य सिखाए, ताकि वो आत्मनिर्भर नागरिक बन सके। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, इन सारे डायमेंशंस को समझने के बाद अब हम आते हैं कंक्लूजन पर। इन सभी धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि स्वदेशी का अंतिम लक्ष्य क्या था और आज के समय में ये कितना रेलेवेंट है। ये कोट आई थिंक पूरी बात को बहुत अच्छे से समराइज करता है। स्वदेशी सिर्फ एक आंदोलन नहीं था, ये एक आजाद और मजबूत भारत बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट था। एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो और जहां विकास की बागडोर लोगों के अपने हाथ में हो। और ये पूरी डिस्कशन हमें एक बहुत ही रेलेवेंट सवाल पर लाकर छोड़ देती है, खासकर मेंस में आंसर राइटिंग के पर्सपेक्टिव से। आज के इस ग्लोबलाइज्ड दौर में जहां हम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, गांधी के स्वदेशी के क्या मायने हैं? हम उनके इन सिद्धांतों को 21वीं सेंचुरी में कैसे लागू कर सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। चलिए आज एक ऐसे विषय में गहराई से उतरते हैं जो न केवल यूपीएससी और बीपीएससी मेंस जैसी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत जरूरी है, बल्कि ये आधुनिक भारत की आत्मा को समझने के लिए भी कह सकते हैं एक बुनियाद है। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम महात्मा गांधी के सामाजिक और सांस्कृतिक दर्शन की जो परतें हैं, उन्हें एक एक करके खोलेंगे। इससे हम एक तरह से एक आदर्श, एक न्यायपूर्ण समाज के लिए उनका मास्टर प्लान मान सकते हैं और साथ ही ये भी समझेंगे कि उनके ये विचार आज भी कितने काम के हैं, कितने प्रासंगिक हैं। तो इस पूरी चर्चा को समझने में आसानी हो, इसके लिए हमने उनके विचारों को 5 हिस्सों में बांटा है। हम सबसे पहले उनके सामाजिक दर्शन को देखेंगे, फिर एक समान समाज की उनकी कल्पना पर बात करेंगे, उसके बाद शिक्षा और लैंगिक समानता, फिर आर्थिक और सार्वजनिक जीवन, और आखिर में हम देखेंगे कि ये विचार आज कितने प्रासंगिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें उस बुनियाद को समझना होगा जिस पर गांधी के पूरे सामाजिक दर्शन की, कह सकते हैं, एक पूरी इमारत खड़ी है। और वो बुनियाद क्या है? वो है उनकी आध्यात्मिक सोच। उनके दर्शन का जो मूल मंत्र था वो था सर्वधर्म समभाव। अब देखिए, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम दूसरे धर्मों को सहन कर लें। नहीं, इसका असली मतलब है सभी धर्मों के लिए एक सच्चा और बराबर का सम्मान। गांधी जी का मानना था कि बस यही एक चीज है जो एक सच्चे, सेक्युलर और नैतिक समाज की नींव रख सकती है। अच्छा, तो अब ये देखते हैं कि ये जो आध्यात्मिक नींव है सर्वधर्म समभाव वाली, ये उनके सामाजिक ढांचे की सोच को कैसे शक्ल देती है। और यहाँ हम उनके वर्ण और जाति पर जो विचार थे उनको जरा करीब से देखेंगे, क्योंकि इन पर अक्सर बहस होती है और कई बार इन्हें गलत भी समझा जाता है। तो यहाँ एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। गांधी जी ने कर्म यानी काम और पेशे पर आधारित एक आदर्श वर्ण व्यवस्था का समर्थन तो किया, जिसे वो समाज में काम का एक बंटवारा मानते थे, एक डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन बहुत जरूरी बात यह है कि उन्होंने जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया। इससे वो समाज का एक कोड, एक बहुत बड़ा दोष मानते थे। और जब बात अस्पृश्यता यानी छुआछूत की आती है, तो उन्होंने इसकी निंदा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, बल्कि समाज पर इसके जो विनाशकारी असर हैं उन्हें बताने के लिए उन्होंने बहुत ही तीखे, बहुत ही शक्तिशाली शब्दों का इस्तेमाल किया। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने एक बहुत ही कमाल का काम किया। समाज में गरिमा लौटाने के लिए उन्होंने जिन्हें अछूत माना जाता था उन्हें हरिजन कहा, यानी ईश्वर की संतान। ये उनके दृष्टिकोण का एक बेहतरीन उदाहरण है। उनका मानना था कि अगर समाज की सोच बदलनी है तो सबसे पहले हमें वो भाषा बदलनी होगी जो हम दबे कुचले लोगों के लिए इस्तेमाल करते हैं। सम्मानजनक भाषा से ही तो सम्मान की वापसी शुरू होती है। लेकिन गांधी जी सिर्फ बातें करने वालों में से नहीं थे। वो सिर्फ शब्दों पर नहीं रुके, उन्होंने सामाजिक बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिए एक पूरा एक्शन प्लान लागू किया। पहला कदम
हरिजन नाम देकर सम्मान की शुरुआत की। दूसरा, 1932 में हरिजन सेवक संघ बनाया ताकि उनके कल्याण के लिए काम हो सके। तीसरा, हरिजन बच्चों के लिए स्कूल खोलने समेत एक देशव्यापी आंदोलन छेड़ दिया। और चौथा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने सवर्ण जातियों से आह्वान किया कि वो इस ऐतिहासिक अन्याय के लिए प्रायश्चित करें और समानता के लिए काम करें। तो एक तरफ समाज को बदलने की बात थी, तो दूसरी तरफ गांधी जी का जोर व्यक्ति को मजबूत बनाने पर भी था। तो चलिए अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और उनके शिक्षा और लैंगिक समानता पर जो क्रांतिकारी विचार थे उन्हें समझते हैं। उस समय की जो अंग्रेजी जो कॉलोनियल शिक्षा प्रणाली थी, उसके जवाब में गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी मॉडल सामने रखा। इसका मकसद सिर्फ रटना रटाना या किताबी ज्ञान देना नहीं था। नहीं, इसका असल मकसद था हाथों के हुनर यानी हस्तशिल्प के जरिए ऐसे नागरिक तैयार करना जो शारीरिक, सामाजिक और नैतिक रूप से विकसित हों, जो आत्मनिर्भर बने, स्वदेशी को अपनाएं, ना कि सिर्फ अंग्रेजी हुकूमत के लिए क्लर्क बनकर रह जाएं। अब ये जो स्लाइड है, इस पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। ये वो मूल टेक्स्ट है जहां से ये सारे कॉन्सेप्ट्स लिए गए हैं। मतलब ये सीधे सोर्स से लिया गया मटेरियल है। अपनी पढ़ाई के लिए ये एक बहुत ही कीमती रिसोर्स हो सकता है, क्योंकि ये हमें सीधे गांधी जी के शब्दों से जोड़ता है। और जैसे शिक्षा की बात है, वैसे ही गांधी जी लैंगिक समानता के भी बहुत बड़े हिमायती थे। वो महिलाओं को पुरुषों से कमजोर नहीं मानते थे, बल्कि उनका मानना था कि औरतें ताकत और धैर्य में पुरुषों से कहीं ज्यादा मजबूत होती हैं। उन्होंने इस बात को माना कि पुरुषों ने हमेशा महिलाओं को दबाया है, और आज़ादी की लड़ाई में सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी और अरुणा आसफ अली जैसी महिला नेताओं की जो लीडरशिप थी, उसे उन्होंने हमेशा सामने रखा, हमेशा सराहा। तो हमने व्यक्ति के सशक्तिकरण की बात की। अब यहाँ से अपना दायरा थोड़ा और बड़ा करते हैं और गांधी जी के आर्थिक और सार्वजनिक जीवन के ब्लूप्रिंट को देखते हैं। गांधी जी का एक बहुत मशहूर कथन है, भारत का हृदय गांव में बसता है। और ये एक लाइन उनके पूरे आर्थिक दर्शन का, कह सकते हैं, सार है। उनका मानना था कि भारत की असली तरक्की बड़ी बड़े फैक्ट्रियों या औद्योगिकरण से नहीं होगी, बल्कि आत्मनिर्भर और खुशहाल गांवों से होगी। तो फिर सवाल ये है कि अमीर गरीब की खाई कैसे मिटेगी? इसके लिए उन्होंने ट्रस्टीशिप का एक बहुत ही रैडिकल, एक क्रांतिकारी विचार दिया। इसका मतलब ये था कि जो अमीर लोग हैं वो अपनी दौलत को अपनी निजी संपत्ति ना समझें, बल्कि खुद को समाज का एक ट्रस्टी या संरक्षक माने। अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद जो भी पैसा बचता है उसे समाज की भलाई में लगा दें। ये बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी हिंसा के आर्थिक बराबरी लाने का एक अनोखा रास्ता था। तो उनका जो पूरा इकोनॉमिक विजन था वो बड़े बड़े उद्योगों की जगह छोटे, स्थानीय, कुटीर उद्योगों पर टिका था, ताकि किसान और गांव वाले मजबूत बने। वो चाहते थे कि हर गांव आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो। और मजे की बात यह है कि उनके ये विचार आज भी जिंदा हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा जैसी जो स्कीम्स हैं, उनमें कहीं ना कहीं गांधी जी की इसी सोच की झलक मिलती है। और उनकी ये सोच सिर्फ अर्थव्यवस्था तक ही सीमित नहीं थी, सार्वजनिक जीवन में भी उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, स्वच्छता ही सेवा है, क्लेanलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। उन्होंने सफाई को कोई छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि हर नागरिक का एक पवित्र कर्तव्य बताया, एक आध्यात्मिक काम। तो अब तक हमने गांधी जी के सामाजिक दर्शन के अलग अलग पहलुओं को समझा। अब आखिर में इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज इतने सालों बाद भी उनका ये ब्लूप्रिंट हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है, इसकी क्या प्रासंगिकता है। अगर सार देखें तो गांधी जी का पूरा सामाजिक दर्शन कुछ बुनियादी मानवीय मूल्यों पर टिका है। कौन से हैं वो मूल्य? सत्य, अहिंसा, समानता, भाईचारा, स्वदेशी, सर्वधर्म समभाव और ट्रस्टीशिप। उनका ये पक्का मानना था कि ये मूल्य ही वो दवा हैं जो समाज की हर बीमारी को ठीक कर सकती हैं। और यहीं पर हम इस चर्चा को एक बहुत ही जरूरी सवाल के साथ छोड़ते हैं। एक ऐसा सवाल जो अक्सर मेंस की परीक्षाओं में एक निबंध के तौर पर सामने आ जाता है। आज के इस दौर में जब दुनिया इतने सारे संकटों से जूझ रही है, तब गांधी के सामाजिक सद्भाव और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत हमें 21वीं सदी के लिए क्या कोई नया रास्ता दिखा सकते हैं? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता कहते हैं, उनके विचार, उनकी सोच क्या आज की दुनिया में भी उतनी ही मायने रखती है? चलिए आज इसी बात की गहराई से पड़ताल करते हैं कि गांधी की विचारधारा आज कितनी प्रासंगिक है। आज का जमाना देखिए, एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो ऐसे में ये सवाल उठना बहुत लाजमी है कि क्या चरखा चलाने वाले गांधी के विचार इस हाईटेक दुनिया में कहीं फिट भी बैठते हैं? आइए इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस सवाल को ठीक से समझने के लिए हम एक स्ट्रक्चर में आगे बढ़ेंगे।
सबसे पहले देखेंगे कि आज दुनिया के सामने चुनौतियां क्या-क्या हैं। फिर गांधी के सिद्धांत इन चुनौतियों का क्या समाधान देते हैं, उस पर बात करेंगे। और हाँ, सिर्फ तारीफ नहीं, बल्कि उनका एक क्रिटिकल मूल्यांकन भी करेंगे। और आखिर में एक निष्कर्ष निकालेंगे कि गांधी आज हमारे लिए क्या है। तो किसी भी समाधान को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि भाई समस्या आखिर है क्या। तो चलिए सबसे पहले आधुनिक दुनिया की उन बड़ी चुनौतियों पर एक नजर डालते हैं जिनसे हम सब आज जूझ रहे हैं। ये जो माइंड मैप है ना, ये बहुत अच्छी तरह दिखाता है कि हमारी कोई भी समस्या अकेली नहीं है। सब एक दूसरे से एक मकड़ी के जाले की तरह जुड़ी हुई हैं। मतलब पर्यावरण पर संकट आता है तो उसका असर सीधे हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, और जब आर्थिक असमानता बढ़ती है तो समाज में तनाव पैदा होता है। चलिए इनको थोड़ा और करीब से देखते हैं। अगर हम सामाजिक मोर्चे पर देखें तो अभी हाल ही में हमने एक महामारी झेली है जिसने हमारे हेल्थ सिस्टम की पोल खोल दी। और गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक और लैंगिक असमानता, ये वो गहरी समस्याएं हैं जो हमारे समाज की नींव को आप कह सकते हैं दीमक की तरह खा रही हैं। और राजनीतिक तौर पर भी हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। सांप्रदायिकता, आतंकवाद, अलगाववाद जैसी ताकतें समाज को बांटने का काम कर रही हैं। और ये सिर्फ अखबार की सुर्खियां नहीं है, इनसे असल में अस्थिरता पैदा होती है जो किसी भी देश की शांति और तरक्की के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो भी लगातार दबाव में है। आर्थिक मंदी का डर, अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई, इसका सीधा मतलब ये है कि कुछ लोगों के लिए मौके कम हो रहे हैं, और इसका सबसे ज्यादा बोझ उन पर पड़ रहा है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। और फिर इन सब के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है, वो है पर्यावरण का संकट। प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये अब कोई भविष्य का खतरा नहीं रहा, ये आज की हकीकत है जो सीधे सीधे हमारे अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर रही है। तो ये है आज की दुनिया की तस्वीर, काफी जटिल और चुनौतियों से भरी हुई। अब असली सवाल पर आते हैं, क्या गांधी के विचारों में इन सारी समस्याओं का कोई हल है? चलिए अब इस पहलू को देखते हैं। गांधी के समाधानों की जो बुनियाद है वो है सर्वोदय। सर्वोदय यानी सबका उदय, सबका विकास। ये आज के इंक्लूसिव ग्रोथ वाले कॉन्सेप्ट से भी एक कदम आगे है, क्योंकि सर्वोदय कहता है कि विकास की लाइन में जो सबसे आखिर में खड़ा है ना, उससे सबसे पहले आगे लाना है। फिर आता है स्वदेशी का सिद्धांत। गांधी का मानना था कि असली आजादी सिर्फ राजनीतिक नहीं होती, वो आर्थिक आत्मनिर्भरता से आती है। और ये आत्मनिर्भरता बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कुटीर उद्योगों, गांव में रोजगार और लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने से आएगी। तो जब हम इन सबको एक साथ देखते हैं तो पता चलता है कि गांधी एक पूरा पैकेज, एक होलिस्टिक अप्रोच देते हैं। सामाजिक बराबरी के लिए सर्वोदय, आर्थिक मजबूती के लिए स्वदेशी, राजनीतिक शांति के लिए अहिंसा और पर्यावरण को बचाने के लिए प्रकृति के साथ तालमेल। ये एक पूरी तरह से जुड़ा हुआ समाधान है। लेकिन देखिए, किसी भी विचार या विचारधारा को आंख बंद करके मान लेना सही नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम गांधीवादी दर्शन का एक निष्पक्ष मूल्यांकन करें। इसकी ताकत क्या है और इसकी कमजोरियां क्या हैं, दोनों को समझना जरूरी है। तो चलिए दोनों पक्षों को देखते हैं। एक तरफ आज जब दुनिया न्यूक्लियर हथियारों के ढेर पर बैठी है तो अहिंसा का सिद्धांत पहले से कई ज्यादा जरूरी लगता है ना? और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए उनका प्रकृति से जुड़ा दर्शन एक बेहतरीन मॉडल देता है। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। आलोचक पूछते हैं कि इस ग्लोबलाइजेशन के जमाने में आत्मनिर्भर गांव की बात कितनी प्रैक्टिकल है। और वर्ण व्यवस्था पर उनके विचार, भले ही वो कर्म पर आधारित थे, जन्म पर नहीं, फिर भी आज बराबरी के सिद्धांत पर वो खरे नहीं उतरते, और ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा रहा है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, काफी मिलीजुली है। तो इन सभी तर्कों, सकारात्मक और नकारात्मक बातों के बाद हम आखिर किस नतीजे पर पहुंचते हैं? क्या गांधी के विचारों को बस किताबों और म्यूजियम में रख देना चाहिए, या फिर वो आज भी हमें कोई रास्ता दिखा सकते हैं? शायद सबसे सही निष्कर्ष यही है कि गांधी हमें कोई रेडीमेड ब्लूप्रिंट या नक्शा नहीं देते हैं। वो हमें एक मॉरल कंपास देते हैं, एक नैतिक दिशा सूचक, जो हमें ये तो बताता है कि सही दिशा कौन सी है, लेकिन उस दिशा में रास्ता हमें अपनी आज की जरूरतों और हालात के हिसाब से खुद बनाना होगा। और इसलिए अंत में सवाल ये नहीं है कि गांधी आज प्रासंगिक हैं या नहीं। असली सवाल ये है कि हम उन्हें प्रासंगिक कैसे बना सकते हैं। हम उनके सिद्धांतों की आत्मा को जिंदा रखते हुए उन्हें 21वीं सदी की चुनौतियों के लिए अडॉप्ट करने की जगह अडैप्ट कैसे कर सकते हैं। शायद यही आज की सबसे बड़ी चुनौती भी है और जरूरत भी। जब हम आज के भारत की नींव की बात करते हैं तो दो नाम सबसे पहले जहन में आते हैं, महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर। अक्सर लोग इनके बीच के मतभेदों को एक टकराव की तरह देखते हैं, लेकिन सच तो यह है कि ये एक बहुत ही गहरा और जरूरी संवाद था। एक ऐसा संवाद जिसकी गूंज आज भी हमें भारत की शिक्षा नीति से लेकर विदेश नीति तक में सुनाई देती है।
तो चलिए आज इसी ऐतिहासिक बहस की परतों को खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये आज हमारे लिए कितनी मायने रखती है। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि गांधी और टैगोर के रिश्ते को हम कैसे देखें। क्या वे सहयोगी थे या फिर एक दूसरे के प्रतिद्वंदी? देखिए, सच तो ये है कि वे दोनों ही थे। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसा कोई मुद्दा आया तो वे एक साथ खड़े दिखे, लेकिन जब भारत के भविष्य की राह तय करने की बात आई तो उनके बीच गहरे मतभेद भी थे। इस पूरी चर्चा में हम दो सबसे जरूरी मुद्दों पर फोकस करेंगे जहां उनके विचार आपस में टकराए। पहला शिक्षा और दूसरा राष्ट्रवाद। इन्हीं से उनके रिश्ते की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शिक्षा की। आखिर किसी भी देश का भविष्य तो इसी बात पर टिका होता है कि वो अपने बच्चों को सिखा क्या रहा है। गांधी और टैगोर दोनों ही अंग्रेजों की बनाई शिक्षा व्यवस्था के बहुत बड़े आलोचक थे। उनका मानना था कि ये सिस्टम तो बस क्लर्क बनाने की एक फैक्ट्री है। लेकिन जब सवाल आया कि इसका विकल्प क्या हो, तो दोनों ने जो रास्ते सुझाए वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। यहां आप देख सकते हैं कि दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। गांधी जी की नई तालीम का पूरा जोर आत्मनिर्भरता पर था। वो कहते थे कि पढ़ाई को हाथ के काम मतलब किसी हुनर से जोड़ा जाना चाहिए ताकि बच्चे बड़े होकर किसी पर निर्भर ना रहें और उन्हें मेहनत की इज्जत करना आए। वहीं दूसरी तरफ टैगोर का नजरिया ग्लोबल था। वो ऐसी शिक्षा चाहते थे जो इंसान की क्रिएटिविटी को आजाद करे और उसे दुनिया की अलग अलग संस्कृतियों से जुड़ने के लिए तैयार करे। और ये जो फर्क था ना, वो उनकी फिलॉसफी, उनके दार्शनिक आधार से निकल कर आता था। गांधी जी का शिक्षा मॉडल भारत के गांवों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। ये उनके सर्वोदय के बड़े विजन का ही एक हिस्सा था, जिसका मतलब था सबका उदय, सबका विकास। वहीं टैगोर की सोच पर बंगाल के पुनर्जागरण का असर था, जहां पूरी दुनिया से विचारों का आदान प्रदान हो रहा था। तो एक तरह से गांधी के लिए शिक्षा समाज को बदलने का एक प्रैक्टिकल टूल थी, जबकि टैगोर के लिए ये इंसान की आत्मा के विकास का जरिया थी। तो ये नई तालीम आखिर थी क्या चीज? असल में ये एक तरह की वोकेशनल एजुकेशन थी, जिसमें कैरेक्टर बिल्डिंग और आत्मनिर्भरता पर जोर था। गांधी जी का मानना था कि बच्चों को मैथ्स या साइंस जैसी चीजें कताई, बुनाई या खेती जैसे काम करते करते सिखाई जानी चाहिए। हालांकि कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। उनका कहना है कि इस सिस्टम में शायद हायर एजुकेशन और मॉडर्न दुनिया के लिए जरूरी स्किल्स पर उतना ध्यान नहीं दिया गया। और फिर आती है टैगोर की विश्वव्यापी शिक्षा, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है विश्व भारती यूनिवर्सिटी। यहां मकसद था कि स्टूडेंट्स प्रकृति के बीच रहकर आर्ट और म्यूजिक के जरिए सीखें और उनका पूरा विकास हो। टैगोर चाहते थे कि पूरब और पश्चिम की संस्कृतियों की जो सबसे अच्छी बातें हैं वो एक जगह मिले। लेकिन हाँ, इसकी भी अपनी आलोचना हुई। कुछ लोगों ने कहा कि यह सिस्टम थोड़ा एलीट है और आम आदमी की जिंदगी की मुश्किलों से कटा हुआ है। शिक्षा से जुड़ा हुआ ही था उनका दूसरा बड़ा मतभेद, और वो था राष्ट्रवाद को लेकर। ये जाहिर सी बात है कि जैसे शिक्षा वो देना चाहते थे, वैसा ही देश भी बनाना चाहते थे। एक जैसा नागरिक बनाने का सपना, तो राष्ट्र भी वैसा ही गढ़ने की सोच। यहीं पर उनके रास्ते फिर अलग हो जाते हैं। गांधी जी का राष्ट्रवाद स्वराज के आइडिया पर टिका था। स्वराज का मतलब सिर्फ राजनीतिक आजादी नहीं, बल्कि आत्मशासन और आत्मसम्मान था। ये सीधे सीधे स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा था। विदेशी चीजों का बहिष्कार करो, अपने संस्थान बनाओ और भारत को आत्मनिर्भर बनाओ। इस सोच की सबसे बड़ी ताकत ये थी कि इसने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया। लेकिन इसकी एक कमजोरी भी थी कि ये थोड़ा अंदर की ओर देखने वाली सोच थी। और ठीक इसके उलट टैगोर को लगता था कि ये राष्ट्रवाद का आइडिया ही पश्चिमी है। उन्हें इस बात का डर था कि ये आगे चल के आक्रामक और संकीर्ण ना हो जाए। इसलिए उन्होंने राजनीतिक राष्ट्रवाद की जगह एक कल्चरल यूनिटी, एक सभ्यता की एकता की बात की। उनका मानना था कि इंसानियत किसी देश की सीमाओं में नहीं बन सकती। वो एक ऐसे भारत का सपना देखते थे जो दुनिया से कटे नहीं, बल्कि उससे जुड़े और पूरी दुनिया में सद्भाव का एक केंद्र बने। अब इतने सारे मतभेदों के बाद ऐसा लग सकता है कि दोनों की राहें बिल्कुल अलग थीं, लेकिन ऐसा नहीं है। मंजिल को लेकर दोनों में काफी समानताएं थीं। दोनों ही गहरे मानवतावादी थे और इंसान की आजादी और उसकी गरिमा पर अटूट विश्वास रखते थे। तो चलिए अब देखते हैं कि कहां आकर उनके विचार मिलते हैं और वो हमारे लिए क्या विरासत छोड़कर गए हैं। और यही वो बात है जो दोनों को जोड़ती थी, एक आजाद सोच वाला इंसान। दोनों की फिलॉसफी के केंद्र में एक फ्री इंडिविजुअल था। गांधी जी के लिए एक नैतिक और अनुशासन में रहने वाला व्यक्ति ही स्वराज की असली इकाई था, और टैगोर के लिए एक क्रिएटिव और बौद्धिक रूप से आजाद इंसान ही एक बेहतर सभ्यता बना सकता था। तो असल बात यह थी कि दोनों ही शिक्षा को इंसान के अंदर छिपी हुई काबिलियत को बाहर निकालने का जरिया मानते थे। बस रास्ते अलग थे। गांधी के लिए यह सत्य को खोजने का रास्ता था, तो टैगोर के लिए यह ब्रह्मांड के साथ एक होकर खुद को जानने का। दोनों का लक्ष्य एक पूरा इंसान बनाना था, सिर्फ जानकारी से भरा हुआ कोई व्यक्ति नहीं। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि उनकी ये जो बहस थी वो कोई लड़ाई नहीं थी, बल्कि इसने भारत की सोच को और भी अमीर बनाया। गांधी जी ने आज़ादी की लड़ाई को एक मजबूत राजनीतिक प्रोग्राम दिया, तो टैगोर ने उसे एक नैतिक और बौद्धिक चेतना दी।
और उनकी ये बहस आज भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि आज का भारत भी आत्मनिर्भरता और ग्लोबलाइजेशन के बीच एक सही संतुलन खोजने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए इस चर्चा को एक बहुत ही जरूरी सवाल पर खत्म करते हैं। जब हम आज के भारत को देखते हैं तो क्या लगता है, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी जो नीतियां हैं, क्या उनमें हमें गांधी की आत्मनिर्भरता की गूंज सुनाई देती है? या फिर जब हम भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप इकोनॉमी के तौर पर देखते हैं, तो क्या ये टैगोर के ग्लोबल विजन का सबूत है? इस पर सोचना आज के हर नागरिक और पॉलिसी मेकर के लिए बहुत जरूरी है। जब भी हम गांधीवादी आंदोलनों की बात करते हैं तो एक सवाल हमेशा मन में आता है कि आखिर वो कौन लोग थे जो इन आंदोलनों का हिस्सा बने, समाज के किन किन तबकों ने इसमें भाग लिया। आज का हमारा ये विश्लेषण खास तौर पर यूपीएससी और बीपीएससी मेंस की तैयारी करने वालों के लिए है। हम गांधीवादी आंदोलनों के सामाजिक आधार को परत दर परत समझेंगे। तो इस पूरे विश्लेषण को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांटा है। हम सबसे पहले पृष्ठभूमि को समझेंगे, फिर एक एक करके प्रमुख आंदोलनों का विश्लेषण करेंगे और आखिर में महिलाओं की खास भूमिका पर भी बात करेंगे। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। सवाल यह है कि गांधी जी ने इतने बड़े पैमाने पर जन आंदोलन खड़े कैसे किए? क्या ये कोई अचानक हुई घटना थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी एक गहरी रणनीति काम कर रही थी। तो वो क्या था जिसे लोग अक्सर गांधी जी का जादू कहते थे? देखिए, जैसा कि ये स्लाइड भी दिखा रही है, ये कोई जादू नहीं था, बल्कि एक बहुत ही जमीनी, एक बहुत ही प्रैक्टिकल योजना थी। उन्होंने समाज के उन सभी वर्गों को एक साथ लाने के लिए एक मजबूत नींव रखी जो तब तक राष्ट्रीय आंदोलन से कह सकते हैं काफी हद तक कटे हुए थे। अब इस स्लाइड में जो बातें हैं वो सच में बहुत दिलचस्प हैं। जरा सोचिए, 1920 में कांग्रेस की सदस्यता फीस को सिर्फ 25 पैसे कर देना, ये सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं था, इसका एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक असर था। इसने आम आदमी को ये महसूस कराया कि हाँ, ये आंदोलन मेरा भी है। फिर चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में उन्होंने किसानों और मजदूरों के स्थानीय मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर उठाया और उन्हें सीधे सीधे आज़ादी की लड़ाई से जोड़ दिया। और फिर हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक सुधार जैसे मुद्दों ने तो आंदोलन को सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं बल्कि एक सामाजिक पुनर्जागरण बना दिया। अच्छा, तो ये तो हुई नींव की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो आधार तैयार हुआ था वो देश के पहले 2 सबसे बड़े राष्ट्रव्यापी आंदोलनों के दौरान कैसे विकसित हुआ। और ये समझना बहुत बहुत जरूरी है कि भागीदारी का जो स्वरूप था वो हर आंदोलन में एक जैसा नहीं रहा, ये बदलता रहा, ये विकसित होता रहा, और शायद यही गांधीवादी रणनीति की सबसे बड़ी खूबी थी। और ये टेबल इस बदलाव को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। अब सवाल ये उठता है कि ये बदलाव आए क्यों? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन तक आते आते व्यापारी और पूंजीपति वर्ग अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों से तंग आ चुका था, इसलिए उनकी भागीदारी बढ़ गई। वहीं खिलाफत का मुद्दा खत्म होने और सांप्रदायिक राजनीति के बढ़ने से मुसलमानों की भागीदारी में वो जोश नहीं रहा जो असहयोग में था। लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे पॉजिटिव बदलाव आया वो था महिलाओं की भागीदारी में। ये तो इस आंदोलन की एक पहचान ही बन गई। अब हम आते हैं गांधीवादी जन लामबंदी के क्लाइमैक्स पर, यानी भारत छोड़ो आंदोलन। ये वो दौर था जब लोगों की भागीदारी अपने अभूतपूर्व मतलब अनप्रेसिडेंटेड स्केल पर पहुंच गई थी। इस आंदोलन की जो सबसे अनोखी विशेषता थी वो थी इसका स्वतः स्फूर्त होना। जरा कल्पना कीजिए, गांधी जी समेत देश के सारे बड़े नेता जेल में हैं, कोई लीडरशिप नहीं है, फिर भी पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये इस बात को दिखाता है कि दशकों के संघर्ष के बाद राष्ट्रवाद की भावना लोगों के दिलों में कितनी गहराई तक बस चुकी थी। तो इसमें कौन कौन शामिल थे? किसान और आम जनता तो थे ही, लेकिन इस बार जमींदारों ने भी भाग लिया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि वैचारिक रूप से कांग्रेस का विरोध करने वाले जैसे हिंदू महासभा और कम्युनिस्ट पार्टी, उनके भी कई सदस्यों ने जमीनी स्तर पर इसमें हिस्सा लिया। ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत में ब्रिटिश विरोधी राष्ट्रीय भावना कभी कभी पार्टी की विचारधारा से भी ऊपर उठ जाती है। हाँ, एक संतुलित विश्लेषण के लिए ये बताना भी जरूरी है कि मुस्लिम लीग के प्रभाव और एक अलग राष्ट्र की मांग के कारण इस आंदोलन में मुसलमानों की भागीदारी पिछले आंदोलनों की तरह उतनी ज्यादा नहीं थी। अब हम एक ऐसे पहलू पर आते हैं जो सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था बल्कि अपने आप में एक सामाजिक क्रांति थी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का उदय। ये टाइमलाइन महिलाओं की भागीदारी के इस विकास को बिल्कुल साफ दिखाती है। असहयोग आंदोलन में उन्होंने पहली बार घर की दहलीज लांघी। सविनय अवज्ञा में वे विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर धरना देती हुई सड़कों पर उतर आईं। और भारत छोड़ो आंदोलन तक आते आते वे सिर्फ अनुयायी नहीं बल्कि नेता बन चुकी थी।
सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उस क्रांति का प्रतीक हैं। अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराकर आंदोलन का आगाज किया, तो वहीं उषा मेहता ने गिरफ्तारी के खतरे के बावजूद महीनों तक गुप्त रेडियो स्टेशन चलाकर आंदोलनकारियों तक संदेश पहुंचाया। इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को आकार देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। तो ये केवल राजनीतिक भागीदारी नहीं थी, ये एक सामाजिक क्रांति थी। महिलाओं ने अपनी पारंपरिक भूमिकाओं को चुनौती दी और सार्वजनिक जीवन में एक नई जगह बनाई, जो आजाद भारत के भविष्य के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। अंत में अगर हम इस पूरे विश्लेषण को एक वाक्य में समेटना चाहें तो वो ये है, गांधीवादी आंदोलनों की असली ताकत समाज के हर वर्ग को धीरे धीरे अपने साथ जोड़ने की क्षमता में ही थी। ये भागीदारी का एक लगातार बढ़ता हुआ दायरा था। तो जाते जाते आपके लिए एक विचार करने वाला प्रश्न, गांधीवादी आंदोलनों का सामाजिक आधार कितना समावेशी था और इसकी सीमाएं क्या थीं? इस पर विचार करना आपको मीन्स परीक्षा में एक गहरा और संतुलित उत्तर लिखने में बहुत मदद करेगा।